Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. And I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. Also, I am the author of The World of Physics Exploring the Laws That Govern Our Universe, and you can find this book on Amazon as well as I have 7+ years of teaching experience in which I have taught many students which are in right now in IIT, NIT as well as best colleges of NEET, as well as I have cracked MIT and also get IIT Madras as a research analyst. I have worked here for 6 to 8 months and published 11 to 12 papers, 10 to 12 papers something. So today's lecture is of all about लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स में ओके क्लास 12 फिजिक्स में लास्ट लेक्चर जो हमारा चला है वो तुम्हारा ये डाइपोल वगैरह मूवमेंट सब हो चुका है, यानी कि फोर्स हो गया, चार्ज हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली, ठीक है, चाहे लेंथ में, चाहे एरिया में, चाहे वॉल्यूम में, तो हमने वो भी कंप्लीट कवर अप कर लिया. देन इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कर लिया. इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक्सियल एज वेल एज इक्वेटोरियल पॉइंट, ये भी हमने कर लिया. सो दीज ऑल वी हैव कंप्लीटली डन. राइट नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट मैंने तो लास्ट लेक्चर में बताया ही था कि गॉस लॉ पढ़ेंगे. आप क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ. गॉस लॉ, ठीक है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गॉस लॉ. एंड गॉस लॉ में हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली गॉस लॉ मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा बता रहा हूं. गॉस लॉ इज द अनदर मेथड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, बेसिकली हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में यूटिलाइज करते हैं, बट अगर कोई और चीज जो डिमांडिंग चीज है हम उसमें से ड्राइव कर सकते हैं तो वी कैन इजीली ड्राइव, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज सामने गिवन होती है. ओके, सो we are going to study in today's topic Gauss law and its application and the variety. जो जी चीज पॉसिबल होगी हम अभी कंप्लीट करवाते हैं, एंड देन ऐसे ही 2 से 3 लेक्चर और आएंगे इस चैप्टर के, PYQ, सम जनरल क्वेश्चन एज वेल एज कुछ हटके एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, सो मूविंग टू द टॉपिक गॉस लॉ. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज गॉस लॉ. तो गॉस लॉ क्या होता है भाई? गॉस लॉ स्टेट्स दैट, सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है, समझना बहुत ध्यान से. यहां पर हम क्या कहते हैं, मान लो तुम्हारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, तुम्हारे पास ये एक सरफेस है, ऐसे करके ये तुम्हारा पूरा एक सरफेस है, तुम्हारा ये पूरा एक सरफेस है. मैंने बोल दिया दिस इज ए, ठीक है, बिकॉज इसका जो एरिया होगा उसको मैंने क्या कह दिया, ए. बट इसके एरिया का हमने वेक्टर डिफाइन किया है. द एरिया ऑफ द शीट जिस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आके पड़ेगा, जिस भी फेस पर, मान लो मैंने यहाँ पर एक चार्ज रखा, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है, रेगुलरली जा रहा है, ये जा रहा है, ये गया, ये गया, इस तरीके से जा रहा है. तो हमने क्या कहा कि भाई जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाके स्टक ऑफ होगा, ऐसे टकराएगा, वो सरफेस को हमने एज अ एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, तो हमने क्या किया, दैट इज द एरिया वेक्टर, दैट इज द एरिया वेक्टर. ओके, सो we have defined it completely. Now moving to the topic, next thing कि एरिया तुम्हारा हो गया ए वेक्टर, ठीक है. यहां पर मैंने इसका चार्ज लिया Q, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो हो गया E. समझ रहे हो क्या रिलेटिव ऑर्डर्स में कर रहा हूं? Q से बना E भाई E किस पे जा रहा है? A पे जा रहा है. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर एरिया पे जाके स्ट्रक ऑफ होता है तो वो एक फ्लक्स क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक flux. So if anyone going to ask about the electric flux, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करोगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड when got stuck off to any surface area on any face, we can define it as what? Electric flux, उसे कहते हैं फ्लक्स. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो phi से डिफाइन होता है.
phi, this is the electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया भैया, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो अब दूसरी चीज कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डॉट प्रोडक्ट, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो फाई इज इक्वल्स टू, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, फिर डॉट प्रोडक्ट है तो यहां लग जाएगा कॉस थीटा, जिस एंगल पे मान लो ये तुम्हारा जो एरिया है वो इस तरीके से इंक्लाइंड है और ये पड़ रहा है, अब इसका एक प्लेन एंगल यहाँ पर बन गया थीटा। सो हमने क्या कह दिया, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से जाके स्ट्रक ऑफ होता है तो ये जो एंगल बनता है दैट इज द cos थीटा, ये जो एंगल बनता है दैट इज द cos थीटा। ओके, सो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए cos थीटा, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए cos थीटा। ओके, ये चीज ध्यान रखना। ओके, ठीक है, तो फाई हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ए हो गया, एरिया ए हो गया, एरिया। ओके, सो अब इसी से तुम्हें एक और नई चीज मिलेगी, क्या, दैट इज द गॉस लॉ, यहीं से निकल के आता है गॉस लॉ, याद रखना, यहीं से निकल के। और एक चीज और याद रखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एरिया, जहां नहीं होगा हम लोग क्या बोलेंगे, वो माइनस में। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, तब तो ठीक है, पर ये और ये वाली कंडीशन में माइनस लग जाएगा। ये तो खैर वेक्टर वाला कंडीशन तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है, एज वेल तुम तो 12th में आ चुके। सो मूविंग टू द क्वेश्चन। ठीक, अब देखो हम लोग गॉस थ्योरम को कैसे समझते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दिया। ठीक है, तो गॉस थ्योरम आता है, गॉस थ्योरम, व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड surface is 1 upon epsilon naught times the charge. Total flux, total electric flux, total electric flux TEF, ठीक है, total electric flux is defined as the, मतलब मान लो मैंने बोला कि ये भाई पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, पहले तो मैंने इसको क्लोज सरफेस में बंद कर दिया, अब इस क्लोज्ड सरफेस में टोटल चार्ज निकाला, इस क्लोज्ड सरफेस में टोटल चार्ज निकाला, देन इसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट किया, सो वी गॉट द टोटल फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स दैट इज फाई, फाई इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ चार्ज, सिग्मा ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या हम डिफाइन करेंगे, ये हमारा हो जाएगा चार्ज इन द closed surface, charge in the closed surface that is known as क्या, phi, ठीक है, that is known as the sigma of q, इसी वजह से लिखा था phi is equals to sigma of q upon epsilon naught, इसी वजह से हम अक्सर sigma of q नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे q सीधे सीधे qt टोटल चार्ज अपॉन epsilon naught, और याद रखना ये क्लोज सरफेस में होगा, इसको मत भूल जाना, क्लोज सरफेस नहीं हुआ तो तुम्हारा कैलकुलेशन गलत जा रहा होगा कहीं ना कहीं, फिर तुम्हें कुछ और चीजें एनक्लोज करनी पड़ेंगी। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। सो यू गेट फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट। अब फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ई डॉट ए करके भी होता है, सो फाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड फाई इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पहला, दूसरा, वेट अ सेकेंड, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू
क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग सरफेस जो लेंगे वो एक क्लोज्ड होगा, वो कंप्लीटली क्लोज्ड होगा, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे ई डॉट ds, ई डॉट ds। सो अब क्या करा मैंने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मान लो अच्छा ये वाला मैंने क्यों किया था, when the charge is equally distributed, ठीक है, on the surface, ठीक है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, द चार्ज इज कंप्लीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस, वी कैन इजीली डिफाइन इट एज क्या, द फाई, ठीक है। इसी वजह से हम लोग डॉट ds लिया था, क्योंकि पूरे सरफेस पे जब डिवाइडेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स, इंटीग्रेशन के साथ, और क्लोज इंटीग्रेशन है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखा हमने, सो ए डॉट ds इंटीग्रेशन इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे। अब या तो तुम इस यहाँ पर से Q निकाल सकते हो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, यही दो चीज निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ds तो भाई ds निकालने वाली चीज नहीं है ना, यहाँ पर ds तो तुम्हें रखना पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि ds लिखा हुआ है ना, चेंज इन द सरफेस, चेंज इन द सरफेस। अब सबसे पहला हम उठाते हैं बेसिक, मतलब क्योंकि जब भी हम किसी भी थ्योरम से क्वेश्चंस उठाते हैं या फिर उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, सब वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टर्म उठाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर, जिसको मैंने पॉइंट चार्ज की तरह माना है, ठीक है, जिसको मैंने पॉइंट चार्ज की तरह माना है। अब shape 3D and this one, ठीक है। तो ऐसा कुछ समझो, ठीक है, ये हो गया हमारा स्फीयर, और मैंने इसमें से एक छोटा सा पार्ट कट किया है, दैट इज द सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, जो कि हो गया ds, ठीक है, जो कि हो गया ds। और एक मिनट, इसको दूसरे कलर से करते हैं, और ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, बस इसको इतना देखो, ये अंदर वाला छोड़कर, ठीक है, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अंदर वाला पूरा हो जाएगा ऐसे करके तुम्हारा ऑल ओवर सरफेस, ये पूरा स्फीयर चार्ज हो गया, स्फेरिकल चार्ज हो गया। और यहाँ पर इन द सेंटर मैंने क्या बोला है, इन द सेंटर वी हैव द ds, ओके। अब दोबारा आ जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज q, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज q। सो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन E डॉट ds। अब E तो मैं कांस्टेंट मानता हूं भाई, E तो चेंज हो नहीं रहा है, बस E जो है वो f के साथ वेरी कर रहा है। तो मैंने क्या किया, q बाय एप्सिलॉन नॉट तो लिखा ही लिखा, ds को इंटीग्रेट करने का सबसे पहले सोचा। अब ds क्या होगा, छोटा सा पार्ट ये ds था, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा स्फीयर आ जाएगा। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सो E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल्स टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट r। अच्छा अब मैं इसे लिख सकता हूं 1 आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा q बाय आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो इज इट क्लियर और नॉट, ठीक। अब दूसरी चीज आती है, क्योंकि मैंने बताया E डॉट ds cos थीटा होता है,
अभी तो हम ये भी चीज भूल गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ई डॉट डी एस, यहाँ पर अब जब बेसिक चीज देखो, फाई भी निकालते, चलो फाई निकालते हैं। फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन, सो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि बच्चों के मन में आएगा जरूर कि सर ये थीटा भी तो लगना था, बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है तो थीटा लगना जरूरी है। तो ये जो स्फीयर हो गया और इसमें से मैंने एक छोटा सा पोर्शन कट किया था बाहर की तरफ, तो यहाँ इसी डायरेक्शन में ई था और इसी डायरेक्शन में डीएस भी था। जब दोनों ही डायरेक्शन सेम थी तो थीटा तो हो गया ना जीरो ना, थीटा तो हो गया जीरो। सो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ये चीज पे ध्यान देना है कि थीटा कितना लग रहा है। थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड द सरफेस, द डीएस, सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का जो एरिया होगा, दोनों के बीच का जो थीटा होगा, दैट इज नोन एज द दैट इज मतलब जो हमारे डॉट प्रोडक्ट में लगेगा, वही एंगल हमारे डॉट प्रोडक्ट में लगेगा। अच्छा, बेसिकली मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्योंकि वो तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था। अब हम समझते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है। GAUSSIAN, गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस पता है हमारे स्टेटमेंट में से ही निकलता है। जब अगर तुम्हें याद हो, मैंने पहला स्टेटमेंट जो बताया था गॉस लॉ को लेकर, यहाँ, हाँ, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज टाइम्स द 1/ε0, और यहाँ पर मैंने बोला था सिग्मा ऑफ क्यू, सिग्मा ऑफ क्यू, एक ये चीज पे ध्यान देना और ये ध्यान देना है, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। मान लो तुमसे अगर कहा जाए कि ये 2 3 4 5 6 7, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, ये हो गया Q4, ये हो गया Q5, Q6, Q7, Q8। अब क्या है कि मुझे we have to find out the electric field due all of the charges, ड्यू ऑल ऑफ द चार्जेस। तो ये ऐसे करके मैं इसे एनक्लोज कर दूंगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसको पूरे को मैं कंप्लीटली एनक्लोज कर दूंगा। जब ये कंप्लीट एनक्लोज हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं, जब ये कंप्लीट एनक्लोज हो गया तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तरीके से टोटल चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला स्टेप जो होगा, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस कहां से आया, ये इंपॉर्टेंट बात है। गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज सरफेस। अब हम समझते हैं व्हाट इज अ गॉसियन सरफेस। इट इज अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, देख रहा भाई, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस which encloses all the charge, ठीक है, through which we have to find out the electric field, through which we have to find out the इलेक्ट्रिक फील्ड। आया नहीं आया समझ में? मैंने तुमसे क्वेश्चन ही क्या पूछा था, समझो पहले, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल ऑफ द चार्ज। तो ये सारे चार्ज से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। स्टेप 1 क्या होता है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। फिर गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज सरफेस दैट वाज बीइंग ड्रॉन अराउंड द चार्जेस फ्रॉम थ्रू व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे इन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो मैंने इस सारे चार्ज को इंक्लूड करते हुए गॉसियन सरफेस तैयार कर दिया। दिस इज द क्या, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नहीं तुम कह लो क्योंकि सरफेस हो गया, एरिया भी कवर अप हो गया ना, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दूंगा। तो
अब सिग्मा ऑफ चार्ज क्या हो गया ये भी समझना जरूरी है। सिग्मा ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज which is enclosed in the Gaussian surface। याद समझ में आ गया, बैठ गया दिमाग में? दोबारा सुन लो। पहली बात, गॉसियन सरफेस उन चार्जेस को अलाउंग करते हुए ड्रॉ करेंगे जिन चार्जेस के अंदर क्या होगा, हमें जिन चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना होगा, निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, व्हाटएवर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी निकालना होगा, उन चार्जेस के अलाउंग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होता है, दैट इज इनफ, है ना। अब बात आती है कि हम टोटल चार्ज, मान लो मैंने 1 2 3 4 5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ये ऑल ओवर 5 चार्जेस हो गए, ये ऑल ओवर 5 चार्जेस हो गए। मैंने इन चारों के अंडर में गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, है ना। मैंने बोला Q1 Q2 Q3 Q4, इन चारों की वजह से मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी कह लो, जस्ट लाइक मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता हूं, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं इन चारों के अराउंड क्या निकालूंगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, देन उसके अंदर टोटल सम निकालूंगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 दैट इज द टोटल चार्ज। Q5 को इग्नोर मार दूंगा, Q5 से नहीं मतलब है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूं, ठीक है। आया समझ में? चलो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग जो कि क्लियर हो चुकी है। अब हमारे पास आउटकम में क्या आता है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला कि डेल सिग्मा ऑफ Q टोटल चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, ये अभी पिछले वाला क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, क्या देखा था कि भाई हमें स्फीयर में टोटल चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स निकालना है, और जिसमें हमने देखा, देखो पीछे मुड़ते हैं, है ना, हाँ, इसमें मुझे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो यही गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड हो गया था। बट अब मैं क्या कह रहा हूं, एक सॉलिड स्फीयर के थ्रू मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। किसके थ्रू निकालना है, सॉलिड स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, फील्ड ड्यू टू सॉलिड, क्या चीज, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। मैं तुम्हें समझा देता हूं और फिर मैं इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूंगा, कॉम्प्लिकेट नहीं करना इसको, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा भी तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा, ठीक है। ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, क्या ये एक सॉलिड स्फीयर, solid sphere, solid sphere means charge is distributed along its volume, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चार्ज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे होता है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है। सो मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने बोला भाई Q जो निकालना है, जैसे मैं बोलू रो क्या होगा भाई, होगा Q अपॉन स्फीयर का वॉल्यूम, बिकॉज स्फीयर का रेडियस है R, सो 4/3 पाई RQ, and solving this is 3Q by 4 pi RQ, ठीक है, दैट इज रो। अगर मुझे Q डिफाइन करना है, मुझे क्या डिफाइन करना है, Q डिफाइन करना है, तो 4/3 रो पाई RQ ये हो जाएगा। सो Q विल बी डिफाइंड एज दिस। अब मैंने बोला, यहां तक समझ में आ गया होगा इजीली। अब यहां से लेकर यहां तक का रेडियस तो कैपिटल R है, पर मैं इसके अंदर में कोई एक स्फीयर बना लेता हूं अपने हिसाब से, और यहां से यहां तक का रेडियस है स्मॉल r। भाई फिर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों बदला, गॉसियन सरफेस बदला, गॉसियन सरफेस बदला तो चार्ज बदला, एंड phi is equals to sigma of Q by epsilon naught, then the resultant is was also being changed, ठीक है, यही तो चेंज होगा, ठीक है। सो phi जो हो जाएगा, द रिजल्टेंट जो जस्ट लाइक सारी चीजें सिमिलर,
E इज इक्वल्स टू, सॉरी नेक्स्ट पेज। तो हम क्या करेंगे, दोनों के फाई को इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों के फाई को इक्वेट कर देंगे। सो फाई विल बी, दोबारा देखो, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, सबको पता ही है, ठीक, इजी चीज है ये। अच्छा, अब एक चीज और का ध्यान दो, E डॉट डी एस, क्योंकि हमने छोटे वाले स्फीयर के अंदर बोला था, जैसे ये मैंने बोला इसके अंदर एक छोटा वाला स्फीयर, यहां से अब तक का स्मॉल आ रहा है, यहां से अब तक का कैपिटल आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू पिछला वाला। देखो अगर मैं टोटल स्क्वायर लेता तो वो होता E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता, पर यह मामला बदल जाएगा। यह मामला कैसे बदलेगा, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, पर क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, द चार्ज, द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज विल बी चेंज्ड हियर, सो क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू, कैपिटल आर क्यू, दिस बीइंग द रेशियो, ठीक है, और ये आर क्यू मल्टीप्लाई किया फॉर दिस वन पर्पस, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला ही क्या था, Q इज इक्वल्स टू 4/3, यही तो निकाला था, Q इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो आर क्यू। अब मैं बोल रहा हूँ क्यू डैश के लिए निकालना है, और क्यू डैश जो है वो स्मॉल आर से निकल रहा है, क्यू डैश किससे निकल रहा है, स्मॉल आर से ही तो निकल रहा है। तो करना क्या है, जस्ट लाइक इस वाले में से क्यू में से क्या करेंगे, 4 पाई आर स्मॉल आर क्यू डिवाइड कर देंगे 4/3। तो ये हमारा जो नया चार्ज निकला वो मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। सो E इज इक्वल्स टू, जब मैं फाइनली E को रिजोल्व करूंगा, एंड देन इसी वजह से मैंने कहा कि ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, और वैसे भी हम इसकी एप्लीकेशन जाननी, फाइनली द आंसर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। सो दैट वाज 5 स्मॉल r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, 5 स्मॉल r 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अब ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि गॉसियन सरफेस हम कहां तक बनाएंगे, जितना बड़ा स्फीयर है, और जैसे ही स्फीयर से बाहर निकला उससे बड़ा गॉसियन सरफेस मान लो, मैंने बोला, ठीक है। यहाँ पर हम 3 अलग अलग टाइप से, एक अंदर गॉसियन सरफेस बना सकते हैं, एक इस सरफेस पे एक गॉसियन सरफेस, एक बाहर एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। तो मेरे पास 3 अलग अलग गॉसियन सरफेस हो गया, 3 अलग अलग गॉसियन सरफेस हो गया। अगर 3 अलग अलग गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, देन E इज इक्वल्स टू, पहले तो ये ऐसे करके जाएगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, फिर ये ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका मैक्सिमम E, ठीक, ये हो गया इसका मैक्सिमम E एट कब, जब हम R की बात करेंगे, उसके मैक्सिमम रेडियस की बात करेंगे, एंड यहां पर तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, बट यहां पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, R नहीं R स्क्वायर, सॉरी, वहां पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, यहाँ पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। ग्राफ को खूब अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना भाई। दोबारा बता देता हूँ, पहले 0 से स्टार्ट होगा, फिर जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तक, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ओरिजिनल रेडियस पे मिलेगी, जो स्फीयर की ओरिजिनल रेडियस होगी। फिर इस कंडीशन पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई देखो R इंक्रीज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बढ़ रहा है, यहाँ बोला जा रहा है सॉलिड स्फीयर, तो जैसे हमने छोटा सा स्फीयर लिया, अंदर से एक छोटा सा स्फीयर कट किया, तो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ चार्ज कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, जैसे हम थोड़ा बड़ा किया क्वांटिटी ऑफ चार्ज बढ़ी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ऐसे 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 करके इंक्रीज करते चले जाएंगे टिल द ओरिजिनल रेडियस, तो हमारे पास आउटकम भी ओरिजिनल आएगा, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई होगी सबको बहुत अच्छे से, ठीक। और जैसे ही हमने यहाँ पर बाहर निकल गए, तो इसके सेंटर से बाहर चले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, और बेसिकली तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, क्लियर है। अगला देखते हैं, देखो अगर इसके बहुत से एप्लीकेशन देखना शुरू किया तो तुम्हें बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे, और जिसकी लिमिट नहीं है, एप्लीकेशंस की लिमिट नहीं है। सो हम एक आध एप्लीकेशन और देखते हैं, फिर छुट्टी करते हैं, इस मामले में भी गॉस लॉ खत्म करते हैं, और वेदर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अपने पास से। लेट्स से ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक है,
ऐसे करके। ये यहाँ पर एक सरफेस, ये एक सरफेस, और ये हो गया 2 पाई आर एच, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ के लिए एरिया ये हो गया, यहाँ के लिए एरिया वेक्टर ये, और यहाँ के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकल के आएगा, 3 एरिया वेक्टर हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम किसी भी एक डायरेक्शन में मान लो, ऐसे करके एक डायरेक्शन में मान लिया, ठीक है, ऐसे करके एक डायरेक्शन मान लिया, तो क्या निकाल लेंगे हम, फाई निकाल लेते हैं। फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E1 डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E2 डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E3 डॉट ds। अब समझो जरा, E1 और ds में क्या होगा, मान लो मैंने बोल दिया कि ये यहाँ पर जो है E1 बन रहा है, ds, ठीक है, यहाँ पर कितना है, अच्छा E इधर जा रहा है, ds इधर जा रहा है 180 डिग्री, तो मैंने लिखा E, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड सब में इक्वल है तो E रहेगा, डॉट एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर कॉस कितना 180 प्लस E2 डॉट ds। E2 डॉट ds के अंदर क्या आएगा, देखो तो डॉट ds है, सो E2 मैंने बोला फॉर सरफेस दिस, जो उसका कर्व्ड सरफेस होगा, जैसे अगर ये सिलेंडर है तो इसके कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा हूं, तो 90 डिग्री पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच इंटू कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री, प्लस अब क्या हो रहा है, ये भी इधर जा रहा है और E और S दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगला हो जाएगा E डॉट पाई आर स्क्वायर डॉट कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 0। नाउ सॉल्व करो, ये हो जाएगा E पाई आर स्क्वायर को मैंने फाई मान लेते हैं, ठीक है, कॉस 180 माइनस में, ठीक है, ये तो 0 हो गया, अच्छा ये और ये एक प्लस एक माइनस ओवरऑल कैंसिल, तो जो फ्लक्स आएगा वो होगा 0, एक की तरफ से कैंसिल, एक की तरफ से प्रॉफिट में, एंड ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एक और देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, मे बी इट मे बी इनफाइनाइट वायर, और अगर तुमसे एक लेंथ परफेक्ट कर दी जाए तब भी, तो दोनों ही कंडीशन में हम कैसे डिफाइन करेंगे। लेट्स से मेरे पास एक वायर है दैट वाज लेंथ L, ये वायर हो गई, ठीक है, इस वायर की जो लेंथ है वो L है, इस वायर की लेंथ जो है वो L है। अब मैंने क्या किया, ये वायर के अराउंड अब मुझे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस या तो स्फेरिकल हो सकता है या फिर सिलेंड्रिकल हो सकता है, क्योंकि और स्फेरिकल हुआ तो मैंने तुमको बता दिया कि क्या लगाना है, दैट वाज k q बाय r स्क्वायर। अगर वो सिलेंड्रिकल हुआ, सिलेंड्रिकल में भी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट है, अगर डायरेक्शन गलत हो गई तो पूरा का पूरा जो आंसर है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। पहली बात, पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ली, अगर हमें वर्टिकल डायरेक्शन में लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब बदल जाती। अच्छा, ये अगला वाला एग्जांपल जो है, ये वाला जो एग्जांपल कर रहा हूं, दैट वाज द एग्जांपल फॉर हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल, ठीक है, सिलेंडर जो है वर्टिकल बनेगा, क्योंकि अब मैं ये वायर है इसके अराउंड में वर्टिकल बनाऊंगा सबसे पहले तो, ठीक है, ये वायर है इसके अराउंड में वर्टिकल बनाऊंगा। अब ये वर्टिकल बन गया, अगेन ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, इस सरफेस के लिए एरिया इस डायरेक्शन में, इस सरफेस के लिए एरिया इस डायरेक्शन में, और इस सरफेस के लिए एरिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ऐसे ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन, ठीक है। नाउ क्या करना पड़ेगा, फाई निकालना है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds1 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट ds3, ठीक है, 3 डायरेक्शन हो गई तुम्हारे पास, 3 अलग अलग एरियाज हो गए। ई सेम है, डॉट का प्रॉब्लम है, कॉस थीटा क्या लगेगा, और एरिया सबको ही पता है, ds1 पहला ऊपर वाला सरफेस, ये मैंने बोला s1 है, ये s2 है, ये s3 है, ध्यान रखना। तो S1 क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर डॉट कॉस थीटा कितना 90, तो हो जाएगा कॉस 90, पहली चीज। दूसरा ई डी एस टू, तो ई
डॉट पाई आर ई डॉट 2 पाई आर एच डॉट अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सरफेस एरिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा cos 180 नहीं 0 cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे और एरिया भी ऐसे ही जा रहा है, तो cos 0 प्लस ई इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों में सेम है नाउ पाई आर स्क्वायर S3 नीचे के लिए cos 90 अगेन। अब सबको पता है cos 90 0 होता है, तो ये कैंसिल बचेगा क्या ई डॉट 2 पाई आर एच cos थीटा, यही बचेगा ई डॉट पाई आर 2 पाई आर एच cos थीटा, सो दैट इज ई डॉट 2 पाई आर एच cos थीटा, और cos क्या है 0 है तो 1 आ जाएगा। यहां निकल के आया 5, यहां निकल के आया 5, मुझे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। चलो अब मुझे इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 5 होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये कह लो कि इक्वली डिवाइडेड है, तो मैं कहता हूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लैम्डा इनटू L, ठीक है, चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग वायर, वायर के अलोंग चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी पता चल गया। अगला मूव करते हैं, व्हेन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो E5, तो Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू L, यही लिखा जाएगा। सो फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, ये निकल के आ रहा है Q क्या है भाई लैम्डा इनटू L है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू E क्या है, E नहीं पता, E तो निकालना है, और डॉट ds निकल के क्या आया है, देखो फाई यहाँ पर E डॉट ds की जगह क्या है, फाई की जगह E डॉट ds वाले कंडीशन में आया E डॉट 2 पाई आर एच, तो मैं लिख दूंगा E डॉट 2 पाई आर एच, एच हटा दो L लिख देते हैं, अच्छा लगेगा देखना, ठीक है। नाउ फिर क्या करेंगे, E निकालेंगे, दैट इज लेमडा L अपॉन 2 पाई आर L डॉट डिवाइड में चला गया एंड एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, एंड देन दैट वाज lambda 2 pi epsilon naught r, it also being written as k 2 lambda by r, k 2 lambda by r, ठीक है, k 2 lambda by r। तो ये हमारे आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ अबाउट गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस एंड द टोटल चार्ज, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, सारी चीजें पढ़ ली, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होंगे, वैसे भी अगला जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन सीरीज वाला लेक्चर होगा, ओके। एंड हाँ, जो स्टूडेंट्स फॉर जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, और जो 12th में है उनके लिए ही अभी नेक्स्ट सेशन इस संडे को, अपकमिंग संडे को PYQ सेशन ला रहे हैं, ठीक है, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।